दोस्तों नमस्कार, मैं हूं शैलेंद्र सिंह और आप देख रहे हैं हमारा YouTube चैनल शब्द शब्द शैलेंद्र सिंह। आज हमारे साथ जिनको देख रहे हैं वो पवन सिंह चौहान साहब हैं, जो SR ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन के चेयरमैन हैं, हम लोगों के बड़े भाई हैं। और ये एपिसोड इसलिए भी खास है कि हमारा 400वां एपिसोड है और आपको पता है कि हम 100 के माइलस्टोन पे एक ख़ास लोगों को लेके आते हैं। तो 400 एपिसोड जो आज हम शूट कर रहे हैं वो पवन जी के साथ शूट कर रहे हैं। पवन जी का अपना ऐसा व्यक्तित्व है कि जिसका परिचय देने की कोई ज़रूरत नहीं है। बहुत सारे अखबारों में, न्यूज़ चैनलों में और सोशल मीडिया पे उनके बहुत लंबे लंबे इंटरव्यू छपते रहे हैं। तो हमें एक चैलेंज था कि इस बार हम कुछ आपके लिए उनसे खास क्या लेके आ सकते हैं। सबसे पहले स्वागत करते हैं पवन जी का और फिर शुरू करते हैं अपना बातचीत का सिलसिला। पवन जी बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार। नमस्कार। आपको बहुत सारे इंटरव्यूज़ आ चुके हैं, हमने बहुत देखा भी और मैंने कोशिश की कुछ नया निकालने की कि हम क्या करेंगे उसमें, तो बहुत कुछ समझ नहीं आया। पहले तो एक बार छोटी सी अपनी यात्रा हमारे उन दर्शकों के लिए जिन्होंने शायद ना आपको सुना हो, कैसे आपने शुरू किया अपना करियर स्कूल का और उससे पहले जो बिजनेस था। एक्चुअल हकीकत ये है कि शुरुआत के दिन जब हमारा जन्म हुआ तो मैं एक रईस ख़ानदान में पैदा हुआ जी, और बड़े अच्छे से हमारा लालन पोषण हुआ। उसके बाद में घर के हालत बिगड़े। घर के हालत बिगड़ने से पर यह हुआ कि हमारी स्थितियाँ क्लास 3rd तक पहुँचते पहुँचते हालत काफ़ी ख़राब हो गई। फिर क्लास 4th और 5th हमारे बड़े संघर्षपूर्ण रहे और हकीकत में उस वक्त हमारे जो फीस भी पड़ती थी 50 पैसे, वो भी जमा करने की स्थिति में नहीं रहते थे और किसी तरह हम लोग अपनी ज़िंदगी गुजर बसर कर रहे थे। उसके बाद में फिर क्लास 6 में पहुँचे। क्लास 5 और 6 का जो बीच में होता वो हमारी ज़िंदगी का टर्निंग पॉइंट रहा। जब क्लास 5 में पास किया तो ABC प्राइमर आती थी, तब इंग्लिश क्लास 6 से शुरुआत होती थी। तो ABC प्राइमर मैंने वो क्लास 5 और 6 के बीच में जो 2 महीने छुट्टी होती है उसमें मैं पढ़ डाली। और साथ में गांव में आपने देखा होगा, पहले गांव में रामायण और भागवत बैठती थी। तो एक बार हमारे गांव में भागवत बैठी उसी पीरियड में, तो हम भागवत सुनने गए। तो भागवत सुनते सुनते वहाँ पर रामायण की भागवत हो रही थी, बढ़िया रामायण चल रहा था, प्रसंग चल रहा था। तो क्या करते थे कि अपनी हमजोली में होता रौब झाड़ने के चक्कर में जो पंडित जी सुनाते थे रामायण, वो मैं क्या करता था उसके पहले के प्रसंग में पढ़ लेता था। अच्छा। और पहले प्रसंग पढ़ करके बच्चों को कहते आज पंडित जी ये सुनाएंगे देखना, और पंडित वही सुनाते थे। तो अरे तुमको कैसे पता? तो ये राज होता था। तो हमारे अंदर ये घटना घटी कि यार हम कुछ अच्छा करें, और हमको लगता है कि छोटे से अच्छा करने से, थोड़ा सा पढ़ने से हमारे अंदर ये परिवर्तन है कि सारे लोगों में हमारा सम्मान करना शुरू हो गया। क्योंकि जो पढ़ते थे तो उसको मनन करते थे, उसको हम दृष्टिगत करते थे कि हमको भी ऐसे ही बनना चाहिए, लेकिन ये सोच नहीं पाते थे। लेकिन जब लोगों ने तारीफ करना शुरू किया हमारी, तब मैंने क्या कहा, उस वक्त मैं नॉनवेज लेता था। मैं उम्र हमारी 12-13 साल रही होगी। अच्छा। तो नॉनवेज फिर मैंने अपने आप से छोड़ा उसी उम्र में? हाँ, उसी उम्र 13 साल की उम्र में, 78 की बात है। तो मैंने नॉनवेज अपने आप छोड़ा। जब नॉनवेज छोड़ा तो कि मैं क्षत्रिय परिवार से बिलोंग करता हूँ, तो ताऊ जी हमारे अच्छे से मीट वीट खाते थे, तो उन्होंने हमको डांटा और एक थप्पड़ उठाने की कोशिश किया, लेकिन मारा नहीं। कि दिमाग खराब तुम्हारा, क्षत्रिय होकर के तुम मीट नहीं खाओगे। तो उनके अंदर हमको लगता डर होगा कि जब बुजुर्ग होंगे तो ये मीट खाएगा नहीं, तो हमको खिलाएगा नहीं, हम मीट छोड़ नहीं पाएंगे। ये भी रहता है कि हम मीट छोड़ नहीं पाएंगे। तो इस वजह से उन्होंने हमको डांटने की कोशिश किया, लेकिन फिर भी एक पेनाल्टी लगा दी। हम बनाते बहुत अच्छे थे मीट। अच्छा। तो कहीं हाँ, तो उन्होंने बताया कि ये नई बात है कि आप मीट भी अच्छा बनाते, बहुत अच्छा बनाते थे मीट हो चाहे मछली हो। तो उन्होंने कहा कि मीट बनाना तुम्हें पड़ेगा, भले तुम छोड़ दो। उनकी कल्पना होगी जो छोड़ेगा, जब बनाएगा तो हो सकता है खाना शुरू कर दे। लेकिन भगवान बड़ी कृपा रही, वो हमारा विल पावर थी, जहाँ मैं अपने आप को पहचान पाया कि हमारे अंदर विल पावर बहुत तगड़ी। तो मैं लगातार 2 साल तक, मतलब 80 तक मैंने मीट बनाया, लेकिन हकीकत में टच नहीं किया मैंने। टच मतलब जवान में टच नहीं किया। बनाते थे, परोसते थे। तो वो हमको एक स्ट्रांग विल पावर मिली कि हमारे अंदर कुछ तो पावर है। फिर हमारे अंदर कॉन्फिडेंस आया। जैसे छोटी सी कुर्बानी थी हमारी, उस कुर्बानी से हमको लगा कि फिर ABC प्राइमर मैंने पढ़ी, फिर पूरी रामायण पढ़ डाली मैंने, फिर महाभारत और गीता। महाभारत छुप छुप पढ़ते थे, इसलिए क्योंकि पुराने जमाने में कहावत थी कि अगर घर में महाभारत पढ़ोगे तो घर में महाभारत शुरुआत हो जाएगी। तो इस वजह से मैं पढ़ता नहीं था कि उसको छुप छुप पढ़ते थे, कहीं रजाई के अंदर, तो कहीं कथरी के अंदर, कथरी नहीं गाँव में जब होते थी तो कभी गलीचा के अंदर रखते थे उसको, और पढ़ते जरूर थे उसको। कल्पना थी, बड़ा आनंद आता था। तो वो जो हमारा 5 और 6 के बीच का वो हमारी लाइफ का टर्निंग पॉइंट हुआ। उससे फिर हमारे अंदर समझदारी आई कि हमको कुछ अच्छा करना है। फिर गांव की गलियों को मैंने काम साफ करना शुरू किया। एक दिन अपने दरवाजे, बहुत बड़ा दरवाजा था हमारा, झाड़ू लगाते थे, रोज़ लगाते थे।
लेकिन जिस दिन मैंने गलियारे में झाड़ू लगाया तो कई लोगों ने तारीफ किया। अच्छा, तब लगा कि यार हम अपने काम इतना दिन करता हूँ और ये किसी ने तारीफ नहीं किया। और जब 20 मिनट के सिर्फ मैंने गलियारे में झाड़ू लगा दिया, सारे लोग कहते हैं अरे फलाने लड़का बहुत बढ़िया है और बहुत अच्छा मेहनत करता है, पूरा गलियारा साफ किया। तो बड़ा आनंद आया। और फिर झाड़ू चलाने में एक इधर मारते थे, एक उधर मारते, छोटे गलियारे हुआ करते थे, तो बड़ा आनंद आता था। और फिर अपने जो पैर थे और उन पैरों को मैं देखता था, बच्चे नंगे पैर होते थे तो पूरे हमारे पैर छपते थे और घूम देखते थे तो बड़ा अच्छा लगता था। स्टेप हमारे अपने ही कदमों को मैं देखता था तो बड़ा आनंद आता था कि यार कितने अच्छे लग रहे हैं हमारे कदम। फिर ऐसे ऐसे धीरे धीरे शुरुआत हुई, घर के नाली, गांव की नालियाँ साफ करना शुरू किया। एक कॉन्फिडेंस हुआ कि हमको समाज की सेवा करनी चाहिए और समाज जब थोड़ा करते हैं तो समाज बहुत रिटर्न करता है जी। थोड़ा सा कम मैंने काम करता है, हमको अच्छी तरह याद है, लेकिन समाज उसके बदले में वो हमारा बड़ा सम्मान करना शुरू किया। हमारे वजह से गांव के लड़के बहुत डांटे उठे जाते थे कि फलाने तुम नहीं कर रहे हो, वो इतना काम करते, घर का भी काम करते हैं, बाहर का भी एक काम करते हैं। और एक और था, हमारे दरवाजे में कुआं था, तो जो भी बुजुर्ग आता था हमारे पर दरवाजे पर, या हमसे जो बड़े उम्र हुआ सम्मानित व्यक्ति हुआ करते थे, तो उनकी मैं बाल्टी लेकर के पानी भर दिया करता था। और इसलिए भरते थे कि यार ये हमसे बुजुर्ग हैं, हमसे बड़े हैं, तो मैं पानी भर देने से उनको अच्छा लगता, बड़ा आशीर्वाद देते थे। तो आशीर्वाद लेने में बड़ा आनंद आता था। मुझको लगता है कि हमारी सफलता के पीछे जो हमारे बचपन से लेकर के आज तक लोगों का आशीर्वाद मिला है, ये ज़्यादा महत्व रखता है। देखिए, हम कोई भी सफल व्यक्ति के अंदर मुझको लगता है कि उसके जो छोटे छोटे कर्म होते हैं, उसे जो आशीष और जो दुआएं मिलती हैं, वो उसकी लाइफ को चार चांद लगाते हैं और उसी की वजह से वो प्रोग्रेस करता है। अपनी काबिलियत से आदमी मेहनत कर सकता है, लेकिन बड़ी तरक्की नहीं कर सकता, बड़ा नाम नहीं कर सकता है। हमको लगा जो आशीर्वाद मिलता है उससे आदमी बड़ा नाम करता है, बड़ी व्यवस्था करती है और ऊपर वाले का बड़ा सपोर्ट रहता है। आपकी एजुकेशन फिर आगे कहाँ तक चली? फिर मैं क्लास 6 से 8 तक गए। 8th में हमारा पूरे डिस्ट्रिक्ट में 19 पोजीशन थी। और हकीकत में उस वक्त हम इतना करते थे कि हम खूब ईमानदारी से पढ़ते थे। और क्लास 8th में घर के सारे काम मैं करता था, मतलब घर के गांव में कहावत, गोबर करकट चारा पानी। तो हमारे जानवर थे, गाय थी, बैल थे, तो उनका गोबर निकालना, साफ सुथरा करना, उनके बरसीम काटना या करबी काटना, उनको चारा पानी देना। ये चारा पानी मतलब टाइम टू टाइम हुआ करता था, रातों दिन। तो ये सब काम करते करते हुए, और घर का भी सारे काम में करता था, घर के कपड़े मैं ही धोता था। उसके बावजूद भी हमारे पूरे डिस्ट्रिक्ट में 19 पोजीशन आई, मेरिट नाम आया। जबकि लोगों ने उसको देखना शुरू किया। हम पहले पहले 3rd डिवीजन देखा, 3rd डिवीजन पास होना बड़ी बात हुआ करती थी। फिर 2nd डिवीजन देखा गया हमारा कि भाई शायद 2nd डिवीजन पास हो गए हों। हमको भी मालूम लगता था कि हम 1st 2nd के लायक हैं, 2nd के लायक हैं, लेकिन 1st आ जाएंगे, ये भी मैंने अच्छा करता था, लगता था 1st डिवीजन हम आ सकते हैं। फिर जब आगे देखे कि लोगों ने, हम 2nd में भी नाम नहीं है, फिर 1st में भी नाम नहीं हमारा, तो लोगों ने, लड़कों जो हमसे चिढ़ते थे, तो काम हमारी भी डांट खाते थे, तो बड़े खुश हुए। कुछ बच्चे खुश हुए, कुछ बच्चे दुखी भी हुए। तो हम अब उस वक्त घुइयाँ बो रहे थे खेत में। अच्छा। हमको अच्छी तरह याद है, घुइयाँ बो रहे थे, तो बढ़िया वहीं पर 4-6 लड़के दौड़ते हुए आए कि पवन तुम फेल हो गए। मैंने कहा ऐसा तो नहीं हो सकता है, क्या अच्छे पेपर थे, हो सकता है विदाल्ट या कहीं वो और कुछ कर दिया हो। तो विश्वास नहीं हुआ कि फेल तो नहीं हो सकते। हम मुस्कुराते हुए आ रहे थे, कोई चेहरे पर हमारे घबराहट नहीं थी, ना कोई तकलीफ थी, हमारे आराम से कॉन्फिडेंस आ रहे थे। इतने में आधी दूर से फिर जैसे आधे गाँव में पहुंचा था, तो फिर दूसरा ग्रुप आया कि आपका नाम मेरिट में आया। तो मैंने कहा, हम फिर भौकाल करना शुरू कर दिया कि देखा, मैं कह रहा था कि हमारा नंबर अच्छे आएंगे, लेकिन मेरिट में आऊँगा ये मुझको भी नहीं पता था। फिर मेरिट में आया, बड़ा कॉन्फिडेंस हुआ। पिताजी हमारे उस वक्त बड़े जेल में थे और उस वक्त छूट के आए थे। उन पिताजी की आंख में आंसू आ गए कि बेटा हमारे जेल में होने के बावजूद 19 पोजीशन आना बड़ी बात थी उस जमाने में, फिर वो घर के सारे काम करने के बावजूद। तो ये ऊपर वाली बड़ी कृपा रही कि हम बचपन से, और क्लास 5 और 6 का जो बीच का जो टाइम रहा, वो टर्निंग पॉइंट रहा। मुझको लगता है कोई भी बच्चा अगर मन से किताब पढ़ ले, 12-13 साल 15 साल की उम्र में, वो उसके मस्तक पटल पर अंकित हो जाता है। वो जिंदगी अपने आप को उस तरह जीने की कोशिश करता रहता है। साथ में कोई अच्छा उसका गार्जियन या कोई अच्छा एडवाइजर भी होना चाहिए, जिसकी वजह से अपने आप को आदमी टर्न अप करता है। फिर आपने जो ये SR ग्रुप आप इंस्टीट्यूशन खोला, ये कितना बड़ा है, कितने बच्चों को आप पढ़ा रहे हैं? लाखों हजारों बच्चे पढ़ रहे हैं। इसको खोलने की जो शुरुआत थी वो कैसे शुरू हुई? देखिए चैलेंजेस 2 बातें हैं। बड़ा अच्छा आपने क्वेश्चन पूछा। होता क्या कि इससे पहले हम बहुत सारे बिजनेस किए। लगभग मैंने 12 से 15 बिजनेस कर चुके थे, और लगभग सारी बिजनेस में नंबर 1 पहुंचा। नंबर 1 का मतलब टॉप पर पहुंचे। और पीक पर कोई जगह होती नहीं, आदमी रुकता नहीं बहुत दिन तक। फिर फिसलन जगह होती, तो मैंने पीक पर वो बहुत कुछ करने होता भी नहीं, तो मैंने बिजनेस चेंज करते चले गए। अच्छा।
और फिर उसके बाद में रिफिल करते थे, और भी कम जगह थी हमारे पास, वो जगह हो लोगों से पैसे नहीं थे हमारे पास, तो लोगों से मैंने 25-30 लाख को उधार लिए। उधार लेने के बाद में फिर मैंने यहाँ पर बैंक में गए बात करने, उन्होंने कहा कि आप स्ट्रक्चर ऊपर तक लेकर आइए स्लिप लेवल तक, तो फिर आपको लोन दे देंगे। फिर मैंने उसकी परिकल्पना की कि हमको इंजीनियरिंग कॉलेज ही क्यों खोलना है। अच्छा। कारण ये था कि मैं 1-2-3 डिग्री कॉलेज सर्वे करने गया, तो वहाँ पर पता नहीं बच्चे ही नहीं, तो मैंने कहा यार ये तो काम नहीं करेंगे, जहाँ पर बच्चे नहीं तो हमको सिखाएंगे काम को। फिर इंटर कॉलेज में खोलने की स्थिति नहीं था कि प्रोफेसर तो कुछ बड़ा करेंगे कुछ। तो फिर देन उसके बाद में मैंने इंजीनियरिंग कॉलेज की परिकल्पना की, और हमारे बड़े भाई हैं, मित्र हैं प्रोफेसर SP सिंह जी, उन्होंने एडवाइस दिया कि आप इंजीनियरिंग कॉलेज चला सकते हो, कि आपको तो काबिलियत है। फिर उन्होंने हमको एडवाइस किया, फिर मैंने इंजीनियरिंग कॉलेज की परिकल्पना की, बैंक से बात किया, और बैंक से बात करने के बाद फिर कल सोचने को खोल लिया। और खोलने के बाद में सोचा कि अब हम अपने क्षेत्र में जो हमारे गरीब बच्चे हैं, जो हमारे कहीं ना कहीं मध्यम वर्ग के परिवार के बच्चे बेचारे बड़ा कष्ट में इंजीनियरिंग कर पाते हैं, उनके लिए बड़ा काम करूँगा। ये सोच लिया था कि इंजीनियरिंग के साथ साथ में जॉब देने का मैं बड़ा काम करूँगा। और विश्वास करिएगा, हमारा पहला बैच ही निकला ही था, सिर्फ फर्स्ट ईयर का जो पहुँच करके सेकेंड ईयर बच्चा पहुँचा है, और सेकेंड ईयर थर्ड ईयर से हमारे जॉब कंपनी आना शुरू कर गई थी, मैंने जो लोगों को जॉब देना शुरू कर दिए थे, क्योंकि MBA 2 साल का होता है। 9 में मैंने इंजीनियरिंग खोली, और 10 में मैंने BTech और MBA खोल दिया। तो 13 में हमारे यहाँ 12 वही कंपनी हमारी 12 में आना शुरू कर दिया, और 12 में मैं BTech की भी कंपनियाँ साथ बुलाना शुरू कर दिया। तो ये बड़ा काम करते गए तब से लेकर के आज तक। तब तो बहुत कम नंबर थे, 200-300-400 लोगों को जॉब दिलाते थे। अब आज की डेट में 7-8 हज़ार लोगों को हम पर ईयर जॉब दिलाते हैं। अपने बच्चे 1000-1500 अपने बच्चे होते हैं, और 5-6 हज़ार बाहरी बच्चे होते हैं जिनको जॉब दिला देते हैं। जॉब फेयर जो आपका लगता है, जॉब फेयर करते हैं, उसमें लगातार पूरे प्रदेश से बच्चे आते हैं, उन सबको मैं जॉब दिलाने की कोशिश करता हूँ। अब आपकी स्कूल भी है? हाँ, एक ग्लोबल स्कूल की कल्पना मैंने, इसकी एक बड़ी अच्छी कहानी है कि जब हम इंजीनियरिंग के बच्चे हमारे पास आते थे, तो वैसे उनका जो नेचर, बिहेवियर, कैरेक्टर, बातचीत करने का तरीका, तो लगता था इनके पॉलिशिंग नहीं की गई, इनको इंटर में अच्छे से एजुकेशन नहीं दिया गया, संस्कार नहीं दिए गए। हमारा जो कॉलेज खोलने का या स्कूल खोलने का सिर्फ एक मकसद था कि हम शिक्षा, संस्कार, रोजगार, शिक्षा, हाँ संस्कार बहुत जरूरी, तभी अब शिक्षा काम आएगी। रोजगार तो मिल ही जाएगा, वो छोटी बात होती है, लेकिन सबसे बड़ी बात तो संस्कार। तो संस्कार में विशेष ध्यान देने के लिए फिर मैंने इंटर कॉलेज की परिकल्पना आई, फिर उसको मैंने खोला। शुरुआत में लोग कहते थे कि 500-600 बच्चे मिल जाएंगे तो सक्सेस की एक पराकाष्ठा है कि बहुत बढ़िया आपका स्कूल आपने खोला। आप विश्वास करें, पहले साल हमको करीब 1500 बच्चे एडमिशन ले लिए, पहले ही साल। अच्छा। इधर खोला उधर फुल, मतलब 10 दिन में 700 बच्चों ने ले लिया। लोकप्रियता का असर था? नहीं, ये तो हमको लगता है कि हमारी मेहनत और लोगों का आशीर्वाद और लोगों का विश्वास जो था, तो उसकी वजह से लोग देखते हैं। मैं मेहनती बहुत बचपन से रहा हूँ, आज भी बड़ी मेहनत करता हूँ, 15 से 16 घंटा आज भी मेहनत कर रहा हूँ। पहले भी मेहनत करता था, आज भी कर रहा हूँ और आगे भी करता रहूँगा, और हमको लगता है मैं स्वस्थ भी रहूँगा। भगवान कृपा से कोई मर्जी नहीं हो, आगे होगी भी नहीं। इस पे चर्चा करेंगे, पहले हम स्कूल पे। फिर मैंने स्कूल खोला, फिर उसके बाद में अगले साल फिर 3000 हो जाएगा, फिर 5000 हो गया, फिर 7000 हो गया, फिर 10,000 बच्चे हो गए। फिर 9 से 10,000 के बीच में बच्चे हमारे पास हो गए कोरोना काल से पहले, 2019 में। तो एक बड़ा लंबा इसका मैसेज मैं बता दूं आपको, बड़ा दंग रह जाएंगे आप। पूरे देश का पहला स्कूल है जहां पर 9000 बच्चे एक सिंगल कैंपस में है। ये पहला पूरे देश का स्कूल है, ये पहला है CBSE बोर्ड से। दूसरा है कि हमारा बच्चा पढ़ने आता है 75 किलोमीटर दूर से, 75 किलोमीटर दूर पढ़ने की वजह से आप सोच सकते हैं कि कितनी बड़ी बात होगी। 75 किलोमीटर आना और फिर 75 किलोमीटर जाना, अप एंड डाउन 150 किलोमीटर हो गया। 150 किलोमीटर हमारे यहाँ कोई फंक्शन होता है, कुछ भी होता है, तो एक प्रोग्राम बनाता है कि हमको भाई वहाँ पर शादी में जाना है या फंक्शन में जाना है, देन वो माइंड मेकअप करके तब जाता है। हमारा बच्चा रोज आता जाता है, ये अपने आप में कितनी बड़ी बात। और मैं उनसे ज़्यादा मैं उन पेरेंट्स का शुक्रगुजार हूँ कि जो पेरेंट्स इतना ज़्यादा विश्वास करते हैं कि 75 किलोमीटर दूर से अपने बच्चे को 5 साल से लगा करके, और 18 साल के बच्चे तो हमारे तक भेजते हैं। लड़के भी होते हैं, लड़के भी होते हैं, ये कितनी बड़ी बात है। तो आजकल जो इंजीनियरिंग कॉलेजों की एक बड़ी खराब स्थिति आप भी देख रहे हैं, लेकिन आपके यहाँ बहुत अच्छा है, और जैसे नंबर 1 कॉलेज भी है, तो इसके पीछे क्या, जो आपकी मेहनत के साथ साथ और क्या चीज़ें हैं? देखिए, 2-3 चीज़ें मैं बताना चाहूँगा कि मेहनत के साथ साथ में जो मैंने बताया शिक्षा, संस्कार, रोजगार, मैं हमारे इंजीनियरिंग कॉलेज में भी मैं हर बच्चे को कोशिश करता हूँ कि हर बच्चा हमारा हर एक चीज़ में परफेक्ट हो। स्पोर्ट्स में अच्छा होना चाहिए, डांस में अच्छा होना चाहिए, सिंगिंग में अच्छा होना चाहिए, म्यूजिक में अच्छा होना चाहिए।
हमारा और संस्कार योगा में अच्छा होना चाहिए। जब बच्चा हमारा हर एक चीज़ में परफेक्शन निकलता है तो कंपनियां बुला के नौकरी देती हैं, हमको कंपनी पर नहीं जाना पड़ता, कंपनी हमारे पास आती है, ये बड़ी बात है। और उसकी वजह से हमको लगता है कि आज हमारे पास बहुत अच्छे एडमिशन होते हैं और बहुत अच्छी, और ख़ास करके जो मध्यम वर्ग के परिवार बच्चा है या अच्छे घर का परिवार बच्चा है, मैं उनका सपोर्ट भी करता हूँ, फाइनेंशियल सपोर्ट करता हूँ और ख़ास करके मैं एजुकेशन सपोर्ट करता हूँ। बच्चे गाँव से आते हैं, इंग्लिश नहीं आती है, तो उनके लिए अलग से मैं ट्यूशन रखता हूँ, अलग से कोचिंग फ्री ऑफ कास्ट रखता हूँ। उनको शाम को कोचिंग चलती है लगातार। उन बच्चों को जितने भी वीकर से स्टूडेंट होते हैं उनके लिए कोचिंग की व्यवस्था अलग से की जाती है। हाँ, ये हर एक बच्चे साथ से किया जाता है। आपकी कनेक्टिविटी भी बहुत अच्छी है, चाहे समाज के क्षेत्र में हो, राजनीति में हो, कॉलेज में है, बच्चों को लेके, फैकल्टी को लेके और अदर स्टाफ। तो ये एक साथ इतने लोगों को याद रखना, उनके साथ कनेक्ट करना, उनकी चीज़ों को समझना, ये कौन सा कंप्यूटर साइंस है आपके पास? हमको लगता है कि ये ईश्वर वाली बड़ी कृपा है और उसमें और बड़ा लोग विश्वास करते हैं। हमसे कोई लोग पूछते नहीं कि आपने प्रोग्राम कराना, अपने आप खटाक से रख देते हैं कि भैया के यहाँ इतना बड़ी व्यवस्था हम करवा ही लेंगे। खासतौर पर हमने समाज सेवियों को सुना कि वो कहते हैं जिसका कोई नहीं उसके पाँव जी है। ये तो उनकी बड़प्पन है या उनका सोचना है, ये हमारे लिए बड़े गर्व की बात है। लेकिन ये रहता है कि हम लोग बड़े विश्वास से और बड़े आत्मबल से अपने आप से हमको अपना छोटा भाई या बड़ा भाई या अदरवाइज गार्जियन मान करके खुद निर्णय ले लेते हैं। इतना भरोसा हमको बड़ा अच्छा लगता है कि सर भैया आपसे बात नहीं हो पाई थी, मैंने ये प्रोग्राम रख दिया, भैया ये बात नहीं हो पाई थी, मैंने आपके लिए हाँ कर दिया। तो ये अच्छा लगता है कि वो अपना समझते हैं। जो लोग अपना समझेंगे तभी करेंगे ना, वो अपना तब समझेंगे जब अपने दिल का जो एक तार होते हैं ना, ये आत्मा के दो तार होते हैं, दो आत्माएं जब मिलती हैं, पवित्र आत्माएं, तब उनके अंदर कॉन्फिडेंस डेवलप हो ही जाता है। हमको लगता है सबसे बड़ी भगवान की ये ऊपर यही कृपा है कि वो हम पर इतना ज़्यादा लोग विश्वास करते हैं कि अपने आप से डिसीजन लेने के में सक्षम रहते हैं। ये हमारे लिए उपलब्धि है। आमतौर पर जितना आप व्यस्त रहते हैं उतने बहुत सारे लोग जब रहते हैं तो घर परिवार और सब सारी चीज़ें कई बार मिस कर जाती हैं, लेकिन आप एक पूरा कॉम्पैक्ट लेके चलते हैं। कुछ उसके टिप्स दीजिए ताकि लोग जो कहते हैं कि हमें समय नहीं मिल पा रहा है, समय कैसे मैनेज करें? मुझको लगता है कि समय हर व्यक्ति पर बड़ा भरपूर है और जो जितना ज़्यादा बिजी उतना समय निकालता है। जो जितना ज़्यादा खाली बैठा है वो उतने उसका समय शॉर्टेज है, क्योंकि वो दुनिया भर की बातें करने के लिए उसको फुर्सत ही नहीं अपनी बातें बताने के लिए। होता है कि जो आदमी बेस्ट आदमी होता है वो समय निकाल ही लेता है। मैं परिवार लिए समय निकाला हूँ। हमारी बेटी आई सर्जन है और बेहतरीन आई सर्जन है। हमारे दामाद जी रेडियोलॉजिस्ट हैं। एक गांव में कहावत है कि अगर जो बिटिया अच्छी है तो भाग्य की बात है, दामाद अच्छा मिल जाए सौभाग्य की बात है। सौभाग्य की बात। तो इसी तरह हमारा बेटा इंजीनियर है और हमारी बहू भी इंजीनियर और प्लस अभी वो ट्रिपल IT से PhD कर रही है। तो बेटा हमारा अच्छा है, ये भाग्य की बात है। बहू हमको अच्छी मिली, ये सौभाग्य की बात है। तो हमारे दामाद भी हमारे बहू भी ये बड़े सौभाग्य से दोनों बहुत अच्छे हैं और बहुत डाउन टू अर्थ हैं। और डाउन टू अर्थ होना एक बड़ी बात है। और हमको जो एक परिकल्पना थी, हमारे जो सपना था, संस्कारी हमको दामाद मिले, संस्कारी हमको बहू मिले। तो संस्कारी दामाद मिले, संस्कारी बहू मिले। जो आप बता रहे थे कि कैसे सामंजस्य करते, तो मैं परिवार को भी पूरा समय देता हूँ। मुझको लगता है जब बच्चे हमारे छोटे थे तो हम पूरे डिस्ट्रिक्ट या पूरे स्टेट लेवल में जो भी हमारी ऐतिहासिक सांस्कृतिक चीज़ें थी, मैंने सारे पे जाकर विजिट कराते थे, उसके बारे में बताते थे, डिस्कस करते थे, शाम को बैठते थे। जिस तरह हमारा परिवर्तन हुआ रामायण पढ़ करके और गीता पढ़ करके, बच्चों को भी मैं क्या करता था, हम लेट जाते थे आराम से और बिटिया देते थे कि बेटा तुम हमको पढ़ के सुनाओ। तो रामायण पढ़ती थी या महाभारत पढ़ती थी या गांधी जी पर या बहुत सारे संतों की बाणी पढ़ करके हम उनको सुनते थे। तो वो सुनाती थी, मैं सुनता था, या पीयूष हमारे पढ़ते थे और मैं सुनता था। तो वो इसी बहाने वो पढ़ते थे और उनको पढ़ने की प्रवृत्ति बनी उनकी। इसलिए हम बड़े भाग्यशाली हैं कि हमारे घर में कोई भी किसी भी तरह के मादक पदार्थ यूज नहीं किया जाता है। इवन हमारे यहाँ कोल्ड ड्रिंक भी नहीं, और मैं बचपन से लेकर के आज तक कभी भी एक पैकेट ब्रेड का नहीं खरीदा हूँ। सिंगल पैकेट ब्रेड नहीं, मैदे से बनी भी कोई भी चीज़ मैं घर में लेकर जाता हूँ और सुबह से आदत रही हमारी। तो मुझको लगता है ये इसका भाई हमारे घर में स्वास्थ्य पर अच्छा माहौल रहा है। हेल्थ का सवाल हम यहीं से ले लेते हैं कि आप खुद फिट हैं, 12, 16, 17 घंटे आप काम करते हैं। एक हम लोग टीवी पे देखते थे ना कि कोई साबुन होता था जिसके लगाने से त्वचा का पता नहीं चलता था। तो आपको देख के भी उम्र का पता नहीं चलता। क्या राज है इसका? हमको ये लगता है कि जायज़ बात है कि अगर आप खुश हैं और समाज के लिए सकारात्मक सोच है तो उसकी चमक एक अलग ही रहती है।
तो हर व्यक्ति, मैं ही नहीं, जो भी व्यक्ति समाज के लिए सकारात्मक सोच के साथ काम करता है उसके चेहरे पर चमक निश्चित बनी रहेगी और उसका एज का कम से कम 10 से 15 साल रिड्यूस हो जाती है। अगर नकारात्मकता उसके विचार में है तो उसके एज के अकॉर्डिंग 5 से 10 साल प्लस हो जाएगी। ये एक सीधा सीधा हमको लगता है ये फंडा होगा, ज़्यादा हमको पता नहीं इस बारे में, लेकिन हमको ये करता भी नहीं कुछ आज तक भगवान के कृपा से, लेकिन सब ठीक है क्योंकि मैं खुश रहता हूँ, लोगों को खुश करने की कोशिश करता हूँ। बहुत सारे लोगों से जब बात किया तो उनका कहना था कि पवन जी मोटिवेशनल स्पीकर बहुत अच्छे हैं, लोगों को मोटिवेट कर देते हैं जब उनसे बात करते हैं, और हर एज में के साथ आपका एक ऐसा संपर्क रहता है, तो ये समन्वय एज वाइज कैसे बैठाते हैं? हमको लगता है कि हमारे ग्लोबल स्कूल में क्लास प्ले ग्रुप से लेकर के क्लास इंटर तक 9000 बच्चे हैं। 9000 बच्चे हमसे सीधा कनेक्ट है। जो 3 साल का बच्चा हमारे प्ले ग्रुप में आता है, वो 3 साल का बच्चा अगर मैं जाता हूँ तो चेयरमैन हमें निकाल रहा हूँ और वो अपनी बातें बताने के लिए हमको हमारा जो मतलब ब्लेजर होता है वो पकड़ लेगा, कोट को पकड़ लेगा कि चेयरमैन सर अपनी पूरी बात बताएगा कि मम्मी ने ये बोला, पापा ने ये बोला, मैम हमारे ऐसी हैं, हमारा फ्रेंड जो आयुष था ऐसा था, वो जो वंदना थी वो ऐसी थी, तो पूरी बातें बताता है। मुझको लगता है कि मैं किसी भी क्लास में बात करता हूँ, हर बच्चा हमसे बड़े कम्फर्ट जोन में बात करता है और अपनी बात को रखता है, और मैं बच्चों के साथ बैठता हूँ, उनसे पूछता हूँ कि बेटा बताओ आप क्या, आपकी जो पढ़ाई आपकी हो रही है इसमें एक और अच्छा क्या किया जाए। चाहे प्ले ग्रुप बच्चा, उनसे बांटता हूँ, डिस्कस करता हूँ, मतलब प्ले ग्रुप से लेकर के वो इंजीनियरिंग तक, और इंजीनियरिंग का मतलब पीजी भी हमारे पास है, एमटेक भी है, एमबीए भी है, तो वहाँ के हर बच्चे से डिस्कस करता हूँ। तो मतलब उस बच्चे, उसकी वजह से हर बच्चा हमसे कनेक्ट है और मुझको भी उनकी सोच क्या है, उनकी परिकल्पना क्या है, वो चाहते क्या है, ये भी जानने का मौका मिलता है, इसलिए हर बच्चा कनेक्ट है। एक पेरेंट जितना अपने बच्चे को समय नहीं दे पाता या उससे कनेक्ट नहीं हो पाता, उससे ज़्यादा आप कनेक्ट रहते हैं। हम 15,000 बच्चे हैं इस वक्त हमारे पास, 15,000 के बच्चों में 1-to-1 कनेक्ट हूँ और मुझको लगता है कि वो बहुत, हर बच्चा बड़ा सम्मान करता है। और जब मैं बोलता हूँ कि भाई मैदे से बनी चीज़ें नहीं खानी चाहिए, आप विश्वास करके उनके पेरेंट्स उनको मैगी और पास्ता और ये चाउमीन नहीं खिला सकते, चाहकर भी नहीं खिला सकते, नहीं चेयरमैन से न मना किया नहीं खाएंगे, नहीं खाएगा बच्चा। और 3 साल का बच्चा है, 5 साल का बच्चा है, और किसी भी जात, किसी भी धर्म का बच्चा है, नहीं खाएगा वो, कि ने चेयरमैन सर ने मना किया। तो मुझको लगता है सबसे बड़ी उपलब्धि है हमारी। कुछ फिल्में वगैरह भी देखते हैं, खाली समय कैसे गुजारते हैं? वैसे तो खाली समय मिलना ही मुश्किल होगा, लेकिन शौक है इसके? हाँ, बढ़िया शौक है और मुझको लगता है वीडियो और फिल्मों का बहुत शौकीन हूँ और बचपन शौकीन हूँ। और बचपन में 1-2 फिल्में मैंने चुरा वुरा देखी थी और देखते थे, लेकिन मैं ईमानदारी से देखने के 15 दिन बाद पहले अपने आप को स्मार्ट शामिल करते थे कि यार मैंने चुरा फिल्म देखी, कोई पकड़ नहीं पाया, ये कॉन्फिडेंस रहता था। फिर बाद में अपने पिताजी से बता देते थे, देखो पिताजी मैंने ये फिल्म देखी, पिताजी गुस्साते नहीं थे। तो कब देखी थी? मैंने बताया था 1.5 महीना पहले देखी थी या 15 दिन पहले देखी थी, बताते थे, गाना गुनगुनाते थे, उसके डायलॉग गुनगुनाते थे, गाना का गुनगुना रहे बताते थे कि ये मैंने फिल्म देखी है। खेत में जैसे काम कर रहे हैं, कोदाली से नहीं, कोना नहीं होते, कोन गोड़ते थे, तो वही गुनाना गाना, मेहनत करे इंसान तो क्या काम है मुश्किल, तो गुना से ये तुमको कैसे पता? तो बताते हैं मैंने फिल्म देखी थी 1.5 महीना पहले, उसका गाना है ये। तो हंसते थे पिताजी, बड़े अच्छे से मुस्कुराहट देते थे। तो वो जानते थे कि हम फिल्म का शौकीन हो, तो जब कोई अच्छी फिल्म आती है तो खुद भेज देते थे, जो बेटा फिल्म देखा ये। किसकी फिल्में ज़्यादा देखते थे, पसंदीदा हीरो हीरोइन? हमको लगता है कि उस ज़माने में एंग्री यंग मैन, हर लड़का जवान होता है तो एंग्री यंग मैन बड़ा अच्छा लगता है उसको, लगता है कि बड़ा भौकाल क्रांतिकारी होना चाहिए, विचार उसके क्रांतिकारी। तो अमिताभ बच्चन की फिल्म मैंने शुरुआत में देखी। किशोर कुमार गाने अच्छे लगते थे और अमिताभ बच्चन की एक्टिंग बड़ी अच्छी लगती थी। आपको भी शौक रहा गाने वगैरह का? सोचता था मैं सिंगर बनूं, लेकिन बन आज तक नहीं पाया। और बाथरूम सिंगर हूँ। अच्छा। हाँ, जब नहाता होता हूँ, जब ठंडा लगती तो थोड़ा बहुत गाना वाना गा लेता हूँ, ज़्यादा नहीं, लेकिन उसके भाव बड़े अच्छे समझता हूँ। ये बड़े भाग्यशाली हूँ कि भाव समझता हूँ। और हम अपने कॉलेज में भी हर बच्चे को फिल्म दिखाता हूँ, उस फिल्म की समीक्षा बच्चों से करवाता हूँ। अच्छा। कि इस कैरेक्टर का क्या मैसेज है और इस कैरेक्टर का क्या मैसेज है और पूरी फिल्म का क्या मैसेज है। तो ये जो बच्चों को फिल्म दिखा करके या वीडियो दिखा करके जो नज़रिया बदलना हो, ये सारा बच्चा अपनी फिल्म देखने का नजरिया चेंज कर दिया। ये एक बड़ा काम कर रहा हूँ, इस पर हमको लगता है एक मैं जो मेरे बचपन में हमारे लिए हुआ था, वही बच्चों से मैं दोबारा करता हूँ। बच्चों का नजरिया बहुत तेजी से चेंज हो रहा है। आपको पढ़ने का भी शौक रहा है? क्या पसंदीदा किताबें हैं, नॉवेल्स या जो भी? मैं बचपन से लेकर अभी तक शायद मुझको जो अपनी एजुकेशन और लगातार टच में रहे बुक के, जो मुझको लगता है बुक के जो जितना नज़दीक होता है वो सबसे ज़्यादा उसका जो फ्रेंड होता है वो उसकी बुक्स होती हैं। और उसकी वजह से हमारा ये फ़ायदा रहा है कि हम समाज में, ऐसा नहीं, हर हफ्ते में सत्संग करता था,
25-30 साल लगातार सत्संग किया, तो होता क्या है, जो भी विकार हमारे अंदर आते थे वो हफ्ते में रिवाइज होकर, मतलब खत्म होकर के और फिर फ्रेश हो जाते थे। जब भी हमारे अंदर कोई निगेटिविटी आती थी, आलसपन आता था, वो क्या होता था, कोई बुक पढ़ते थे तो उसके अंदर फिर हमें एनर्जी आ जाती थी। जो बुक के जितना नज़दीक होगा वो समाज में सबसे अच्छा कार्य करने के में सक्षम रहता है, बशर्ते उसके भाव और उसकी सोच भी पवित्र होनी चाहिए। जैसा भाव का प्रभाव सामने दिखाई पड़ेगा। मानव के विकास में पर्यटन का भी अपना एक बड़ा महत्व है। आपको घूमने की कौन कौन सी जगह अच्छी लगती है? हमको लगता है कि अपने हिंदुस्तान में बहुत सारी जगह हैं घूमने की, बहुत अच्छी जगह है, लेकिन फॉरेन भी इसलिए जाना चाहिए ताकि वहाँ की जो स्मार्ट टेक्नोलॉजी है वो भी देखना चाहिए, ताकि लगे कि हम और अच्छा क्या कर सकते हैं। इसलिए नहीं कि मैं पीछे हूँ, इसलिए मैं अच्छा क्या कर सकता हूँ। जो फॉरेन में, जैसे मैं सिंगापुर भी गया, बैंकॉक भी गया और बहुत दुबई भी गए, तो वहाँ की बहुत सारी चीज़ देख करके पता चला कि यार अभी हम लोगों को बहुत मेहनत करनी है। और उसको देखते हुए मैं अपने बच्चों को दुबई कैसे बड़ा बना, सिंगापुर इतने कम टाइम में कैसे अपने आप को होल्ड बना, जापान ने अपने कम टाइम में इसे कैसे बना, उसकी फिल्म दिखाता हूँ, उसको समीक्षा करता हूँ, बच्चों को प्रेजेंट वर्क देता हूँ, उस पर देता हूँ कि आप लोग कैसे इसको हम लोग मैनेज कर सकते हैं, अपने हिंदुस्तान कैसे आगे बढ़ाया जा सकता है, इस पर चर्चा कराता हूँ, उस पर डिबेट कराता हूँ। तब बड़े अच्छे अच्छे क्वेश्चन, बड़े अच्छे अच्छे आंसर बच्चों के अंदर जहन में आते हैं। मुझको लगता है जो जहन में चीज़ें आ जाती हैं हमारे, वो आज नहीं कल वो चरितार्थ होंगी और कल ना कुछ वो हिंदुस्तान को, अपने राष्ट्र को मजबूत बनाने में निश्चित काम आएंगी। आपके क्षेत्र के लोग चाहते हैं कि आप पॉलिटिक्स में रहें, थोड़ा ऊपर जाएं, क्या कुछ आपके विचार हैं और कुछ आगे भविष्य सोचा है? सैलन जी, बहुत अच्छा आपने क्वेश्चन पूछ लिया, लेकिन इसमें थोड़ा सा हमको सुधार करना है। हाँ, सुधार नहीं करना ही। हमको ये लगता है कि कभी कभी जैसे हमारी अपनी जितने आज तक मैंने बिजनेस किए हैं, इसमें तो हमको लगता है कि 80% हमारी मेहनत और 20% किस्मत। लेकिन पॉलिटिक्स में हमको लगता है, जहाँ तक मैंने अभी तक रीड किया है लोगों के द्वारा, अपने द्वारा, तो इसमें 80% किस्मत और 20% आपकी मेहनत, जस्ट अपोजिट है, जस्ट उल्टा है। तो हम थोड़ा सा इसको समझ नहीं पाते हैं क्या करें, कैसे करें, क्योंकि वहाँ 80-20 मामला है। अच्छा, यहाँ 80% मेहनत है, 20% आपकी किस्मत। वहाँ पर 80% आपकी किस्मत, 20% आपकी मेहनत। ये जो नजरिया है, इस वजह से मैं कहीं अपने आप को, हमको लगता है कि थोड़ा सा वो कंफर्ट जोन नहीं आ पा रहा है। अच्छा, कोशिश करता हूँ, ऐसे नहीं लोग कहते हैं, और मैं इसलिए मैं करना चाहता हूँ राजनीति, कि समाज के नजरिए को मैं चेंज करना चाहता हूँ। कि पॉलिटिक्स मतलब ये नहीं कि भौकाल, बाकी भगवान के पास कोई कमी है नहीं, रोटी खाए कोई प्रॉब्लम नहीं, बढ़िया से कर रहा हूँ। लेकिन मैं सोचता हूँ कि जो पॉलिटिक्स में आने के बाद में सरल सहजता से हम लोगों की कितनी ज़्यादा मदद कर सकते हैं। और मुझको लगता है कि जैसे वही मान लीजिए 20,000 लोग मदद कर पा रहा हूँ, तो उसको 2 लाख लोगों मदद कर पाऊँ डायरेक्ट। तो वो जो मदद करने का हमारा जो एक हमारे अंदर नजरिया है या भाव है, वो उसमें विस्तार बड़ा आ सकता है। लेकिन हमको लगता है कहीं ना कहीं आत्मा को भी कहीं ना कहीं ऊपर नीचे बड़ा कंप्रोमाइज़ करना पड़ता है। आपने अभी खाने का जिक्र किया कि मैदा आप खाते नहीं, कोल्ड ड्रिंक आप पीते नहीं, क्या चीज़ें खाते हैं इस फिटनेस के लिए? हाँ, हम हर व्यक्ति को, हमको पुराने ज़माने में हम अपना याद करिएगा कि हमारे देश में जब एक बार अपने शास्त्री जी जब प्रधानमंत्री थे, लाल शास्त्री जी, उस वक्त हमारे सबसे बड़ी अन्न की प्रॉब्लम आई थी पूरे देश में। उस वक्त उन्होंने जो गेहूं मंगाया था, तो उसने गेहूं का बड़ा घटिया रूप आया था अपने हिंदुस्तान में, अच्छा गेहूं नहीं था, और तभी से गेहूं खाने का प्रचलन चला। अमेरिका जो गेहूं समुद्र में फेंक देता था वो हम लोग मिला था। लेकिन हुआ क्या कि उसकी वजह से हमारे देश में गेहूं खाने का जो प्रचलन चला वो बड़ा खतरनाक है। अब इस प्रचलन को चेंज करना पड़ेगा। मेरे अकॉर्डिंग जो उस वक्त हम लोग चना, मक्का, बाजरा, सोवा, कोदो, ये जो भी इसे मोटे अनाज हुआ करते हैं, जौ, हाँ मल्टीग्रेन बोलते हैं, जौ हुआ करता था, इनकी हम लोग रोटी खाते थे, इनका हम लोग भोजन करते थे, तो बड़ा हमारे आंत बड़े हमारे कंफर्टेबली उसको डाइजेस्ट करती थी और बड़े ताकत देती थी हर बॉडी को, पार्ट को। आज कंडीशन क्या है कि मैदे की वजह से हमारे आंतों का जो एक काम करने का सिस्टम है वो काफ़ी कमज़ोर हो चुका है। आज भी अगर जो हम लोग सिर्फ गेहूँ छोड़ दें, सिर्फ गेहूँ छोड़ दें, और गेहूं छोड़ देने से आप देख लीजिएगा आपकी पूरे हेल्थ की पर्सनालिटी चेंज जाएगी। सिर्फ गेहूं, जो भी व्यक्ति गेहूं छोड़ना चाहता है, मैं गारंटी लेता हूं उसकी आंत का जो हमारा डाइजेशन सिस्टम है, जब हमारा इंजन सही तो सारी चीज़ सही, सीधा सिस्टम है। तो मेरे हिसाब से अगर जो गेहूं छोड़ दिया जाए तो हमारा स्वास्थ्य को काफ़ी हमको लाभ मिल सकता है। ये मैं सभी लोगों को गुजारिश भी करता हूँ कि आप लोग गेहूँ को कम से कम खाएँ, अपने मोटे अनाज को, चना है, बाजरा है, मक्का है, रागी है, इसको खाने में लाएंगे तो बड़ा आनंद आएगा और आपका स्वास्थ्य बड़ा अच्छा रहेगा। दोस्तों, पवन जी का जो व्यक्तित्व है वो एक एपिसोड में समेटने में नहीं आएगा,
तो हम लोग फिर दोबारा चर्चा करेंगे। चलते चलते अगर आप कुछ लास्ट में कहना चाहते हो। मैं सभी युवाओं से गुजारिश करना चाहता हूँ कि हर युवा अपने आप को कहीं ना कहीं व्यस्त रखें और उससे ज़्यादा उनके जो गार्जियन हैं, उनके जो पेरेंट्स हैं, वो भी सपोर्ट करें कि हमारा बेटा अगर पढ़ रहा है, इंटर तक पढ़ रहा है या ग्रेजुएशन कर रहा है, घर में अगर वो एब्सेंट करके बैठा है तो क्यों बैठा है। अटेंडेंस बहुत ज़रूरी है। अगर हम स्कूल में अपनी अटेंडेंस मेंटेन नहीं कर सकते हैं या कॉलेज में अपनी अटेंडेंस मेंटेन नहीं कर सकते हैं तो ज़िंदगी में भी हम अपने आप को मेंटेन नहीं कर सकते। हम जो भी बिजनेस करेंगे वहाँ भी एब्सेंट होंगे, वहाँ भी हमारे अंदर लापरवाही होगी, तभी हम फेलियर बनते हैं। मेरे अकॉर्डिंग अगर किसी ज़िंदगी को अच्छे व्यक्ति को अच्छी ज़िंदगी जीना है तो अपनी अटेंडेंस को जरूर मेंटेन रखें, और जब अटेंडेंस मेंटेन रखा तो बहुत सारी चीज़ें अपने आप सुधर जाती हैं। तो सभी लोगों से गुजारिश करता हूं कि सब लोग उद्यमी बने, सब लोग अच्छा से व्यवसाय करें, सब लोग अपने आप को नेचर, कैरेक्टर, बिहेवियर को मेंटेन रखें, और शिक्षा संस्कार को जो हमारा बड़ा रोजगार जो देने का हमारा बेड़ा उठा रखा है, सब लोग शामिल हों और सब लोग कोशिश करें, सब लोग बिजी रहे, बस अपने आप को अस्वस्थ रखें। बहुत शुक्रिया पवन जी, आपने समय दिया, और सभी साथियों आपका भी बहुत शुक्रिया। आप लोग पवन जी की बातों को फॉलो करिए, निश्चित तौर पे फ़ायदा होगा। और हम दोबारा जुड़ेंगे, एक मोटिवेशनल स्पीच पवन जी की सुनेंगे फिर कभी किसी खास विषय पर। धन्यवाद। थैंक यू।